हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। हमने पिछली क्लास में जो है बेसिक्स ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि एक्चुअली में मोल कॉन्सेप्ट के पीछे मीनिंग्स क्या है, मोल क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, रेफरेंस बदलने पे कौन सा मास जो है चेंज हो जाता है, राइट। और हमने कुछ और बेसिक चीज़ें डिस्कस करी, जैसे हमने STP NTP कंडीशंस को जो है डिस्कस किया, और हमने थोड़े मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए कि जो आप वैसे तो आप अर्लियर क्लासेस में सब चीज़ें करके ही आए हैं, बट एक रिविजन हमने जो है अर्लियर क्लासेस की जो है करी थी लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 पर आ रहे हैं, और हमारा जो पार्ट 2 है बेटा वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ये तो वैसे हम लोगों को पता ही है। किसी भी कंपाउंड का अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा H2O, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली हमें बताता है कि किसी कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कौन से प्रेजेंट है, और वो कितने प्रेजेंट है, एटम्स का रेशियो क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एक मॉलिक्यूल में कितने हैं और कौन से हैं, वो मुझे क्या बताता है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रेजेंट है, किस रेशियो में जो है प्रेजेंट है, राइट। अब इसी को हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या है बेटा। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली हमारा एक तरीके से हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्मूला होता है। शॉर्ट फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, सिंपल रेशियो फॉर्मूला। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस, आई विल टेल यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, विच इज C6H12O6, राइट। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देख सकते हैं कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने, 6:12:6 है ना। ये जो रेशियो है नंबर ऑफ एटम्स की, इस रेशियो को अगर मैं सिंपल रेशियो में बदल दूं तो मेरी सिंपल रेशियो क्या होगी। सिंपल रेशियो मतलब सिंपलेस्ट नंबर, इसको जो कॉमन नंबर से डिवाइड करा तो 6 से अगर मैं डिवाइड करूँ 1:2:1 बनेगी, है ना। तो इस सिंपलेस्ट रेशियो को चल के जो मैं फॉर्मूला निकालूंगी वो बनेगा CH2O। नाउ दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली माय एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे कभी भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि आप देख ही सकते हैं ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, जिस भी रेशियो में प्रेजेंट है, उस रेशियो को ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है हमें बताता है। बस ये मुझे इतना बता रहा है कि इस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स है उनका सिंपल रेशियो 1:2:1 है। तो ये सिंपल रेशियो है, ये एग्जैक्ट रेशियो, दैट इज द डिफरेंस, राइट। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो मैं उस कंपाउंड का बना सकती हूँ, जिसमें उसके एटम्स जो है वो सिंपल रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे, तो वो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। और जो रियल फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल का बेटा, वो होगा उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला डिफरेंट हो। जैसे कि इन केस ऑफ ग्लूकोज आपने देखा molecular formula is not same as empirical formula. Molecular formula is C6H12O6 while empirical formula is CH2O, right? सिंपल रेशियो का एक फर्क आ रहा है ना। बट वहीं पे अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ, देखिए यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 है। तो ये इससे ज़्यादा सिंपल रेशियो हो ही नहीं सकता। तो यही कार्बन इज टू ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो भी बना, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल तो मैं जा नहीं सकती। तो यही वाला मेरे कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी हो जाएगा। तो CO2 का जो होगा विल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला।
ये बात समझ आई सबको? ठीक है, तो अभी आपको ये समझ आया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सिंपलेस्ट फॉर्मूला या एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि हमें इसे कैलकुलेट कैसा करना होता है। हाउ कैन आई कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड हाउ कैन आई यूज एम्पेरिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? तो एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं बेटा। तो हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे सपोज मुझे दे रखा है अ कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in 60%, 8%, 32% रिस्पेक्टिवली। तो एक कंपाउंड है जो 60% कार्बन ले के रखा है, जिस कंपाउंड के अंदर 60% कार्बन है, 8% हाइड्रोजन है और 32% जो है ऑक्सीजन है। मुझे इस कंपाउंड का कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला EF, एम्पेरिकल फॉर्मूला इस कंपाउंड का कैलकुलेट करना है। तो बेटा मैं क्या करूंगी, मैं अपने एलिमेंट्स लिखूंगी जो मेरे कंपाउंड में प्रेजेंट है, और एलिमेंट्स भी क्या, मैं एटम्स लिखूंगी बेसिकली जो एटॉमिक स्टेट में मेरे उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो मेरे पास है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं क्या मानती हूँ कि मेरा जो टोटल कंपाउंड है लेट्स से वो 100 ग्राम है, ऐसे अज्यूम किया मैंने। तो अगर मेरा कंपाउंड 100 ग्राम है तो उसके अंदर कार्बन एटम का मास 60 ग्राम हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम का मास जो है वो 8 ग्राम हो जाएगा, और ऑक्सीजन एटम का जो मास है बेटा वो ऑब्वियसली 32 ग्राम हो जाएगा। यही हुआ ना परसेंटेज का मतलब, तो है ना। अब ये मेरे पास इन तीनों के मासेस हैं। अब मैं क्या करूंगी, इन सब के मोल्स निकालूंगी, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो देखते हो वो मोल्स का ही रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल आई लेट यू नो व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग मोल्स। जैसे H2O है, ठीक है, आप इसमें बोल सकते हो एक तरीके से कि वन मॉलिक्यूल H2O हैज 2 एटम्स हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाँ या ना, बोल सकती हूँ ना मैं। अब मैं इस इक्वेशन में सारी साइड जो है एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं बोलूंगी Na मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज 2 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाँ या ना, बोल सकती हूँ ना, मैंने सबको Na से मल्टीप्लाई कर दिया। तो Na मॉलिक्यूल क्या बनता है बेटा, Na मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है 1 मोल ऑफ वाटर। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1 मोल ऑफ वाटर एक्चुअली हैज 2 मोल हाइड्रोजन एटम एंड 1 मोल ऑक्सीजन एटम, हाँ या ना, बोल सकती हूँ ना। तो इसका मतलब H2O में मैं अगर एटम्स के रेशियो लूँ तो वो 2:1 है, हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन का रेशियो। बट यहीं पे मैं उसके मोल्स ऑफ एटम्स का रेशियो लूँ तो वो भी तो सेम है ना, 2:1, है ना। यही चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि हम पर्टिकुलरली एक मॉलिक्यूल का, जैसे आपको ऑब्वियसली पता है ना कि आप किसी मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल बहुत छोटी चीज है, एटम बहुत छोटी चीज है, तो आप एटलीस्ट 1 मोल तो लेते ही हो। 1 मोल आप इसलिए लेते हो क्योंकि आप उस मॉलिक्यूल का एटलीस्ट जो मास निकाले वो उसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर तो आए, क्योंकि एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल का मास तो निकाला ही नहीं जा सकता, वो तो किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा। इसलिए मैं एटॉमिक मास ना लेके मैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करना चाहती हूँ। और ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास एटलीस्ट 1 मोल का मास होता है। तो इसलिए जो नंबर 1 एटम्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स का जो रेशियो होता है वही उसके मोल्स का भी रेशियो होता है ना। तो इसलिए मैं जो है 1 मोल के रिस्पेक्ट में ही बात करूंगी, ताकि जो मासेस हम निकालें वो मॉलिक्यूलर मास से ही हम या फिर एटॉमिक मास से, ग्राम एटॉमिक मास से ही रिलेट कर सके। ठीक है, बात क्लियर हो गई, ये आपको समझ आ गया। ठीक है, अब इसलिए मैंने यहाँ क्या किया बेटा, इनके मासेस को इसके मोल्स में बदलने की कोशिश की है। तो कार्बन का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है, तो 60 डिवाइडेड बाय 12 मतलब ये बनेगा 5 मोल। इसका ग्राम, ये आप देख रहे हैं सब एटम है तो मैं ग्राम एटॉमिक मास ले रही हूँ इनका, तो इसका 1 होता है तो 8/1 तो 8 मोल, और इसका 16 होता है तो 32/16 ये भी हो गया मेरा 2 मोल। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं। कैसे, जैसे मुझे पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास करके
मैं नंबर ऑफ मोल्स जो है कैलकुलेट कर सकती हूँ। मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने मोल्स निकाल ली। तो आप देख सकते हैं जब नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो अगर सिंपल है तो उसकी मोल्स का भी रेशियो सिंपल होना चाहिए, तभी हम लोग जो एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे। तो इस केस में आप देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स का रेशियो क्या आ रहा है बेटा, 5:8:2। ये सिंपल है, ये किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये इटसेल्फ सिंपल है। तो इसका मतलब इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, C5H8O2। सो मेरे कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला है C5H8O2। बात क्लियर हुई। अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने निकाल लिया। हाउ, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको जो भी एटम्स का मास दे दिया जाए आप लिख दीजिए, सारे एटम्स यहाँ लिख दीजिए जो भी प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, साथ में उनके मोल्स निकाल दीजिए और मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो जो है आप चेक कर लीजिए। अगर इनके ये सिंपल रेशियो यहाँ पे लेट्स से 6 होता, हाइपोथेटिकली ले रही हूँ, लेट्स से 6 होता तो 682 होता, तो 682 को मैं और सिंपल कर सकती हूँ ना 2 से डिवाइड करके, तो 341। तो जब तक आप सिंपलेस्ट पे ना पहुंच जाओ तब तक आप उसके रेशियो को सिंपल करते रहोगे, तभी आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल पाओगे। ठीक है, हम फर्दर एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये कंपाउंड का आपने क्या निकाल लिया बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन कि हाउ शुड आई कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये रियल मॉलिक्यूल का फॉर्मूला नहीं होता। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो अब देखते हैं कि हम किस किस तरीकों से, हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हो सकती हैं, क्या क्या वेरिएंट्स अवेलेबल हो सकते हैं जिसको यूज़ करके मैं कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द वेरिएंट्स टू सॉल्व द टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। राइट, क्वेश्चन यही है, एम्पेरिकल फॉर्मूला यही है, एवरीथिंग इज सेम। मैंने फर्स्ट पार्ट उसका कर लिया है एम्पेरिकल फॉर्मूला का। ठीक है, अब मैं सेकंड पार्ट पे जा रही हूँ, इन हाउ मेनी वेज आई कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सेकंड पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अबव कंपाउंड। इसी कंपाउंड का जो है मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताना चाह रही हूँ। ठीक है, कैसे बताऊंगी, हो सकता है एक तरीका जो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का है वो ये है कि हो सकता है इसी क्वेश्चन में मुझे बता दें कि रियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट एटम्स के कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ना। सो इफ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन ऑफ द स्पीशीज इज गिवन, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन यही रख रही हूँ क्वांटिटी में, एक पार्ट ये हो गया हमारा कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला, सेकेंड पार्ट इसका है कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैज 16 मोल्स एटम्स, या फिर एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 16 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे क्या किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे एक हिंट दे दिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा है जिसमें 16 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। तो मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था बेटा जो मैंने कैलकुलेट करा था, वो था C5H8O2, यही था। अब उसने हिंट मुझे दे दिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरीके से होना चाहिए कि मेरा एटम्स क्या बन जाए, हाइड्रोजन के 16, जैसा सवाल में दिया। तो अगर 8 से 16 बनना है, मतलब कौन से फैक्टर से आपने इसे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी दोनों 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 10 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। देखिए इसका मतलब हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को 2 के फैक्टर से डिवाइड किया होगा ताकि मैं सिंपल रेशियो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालूं। ठीक है, अब मैंने उल्टा कर दिया, क्योंकि जब मैं मॉलिक्यूलर से एम्पेरिकल पे जाती हूँ तो मैं इसके जो भी नंबर्स होते हैं उसको एक सिंपल नंबर से डिवाइड करती हूँ। तो अब मैं सिंपल नंबर मेरा क्या है मुझे निकालना था, मुझे नहीं पता था, तो मैंने उल्टा वर्क किया। मुझे बता दिया गया कि एक्चुअली इसमें 16 है, इसका मतलब इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी 16 बनेगा, इसका मतलब 16 को जब 2 से डिवाइड किया होगा तभी 8 आया होगा। मतलब आपका जो कंपाउंड है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो इस प्रकार है कि जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो वह 5, 8 और 2 बने। इसका मतलब वो 10, 16 और 4 के रेशियो में प्रेजेंट है। बात समझ आए? तो एक सबसे सिंपल तरीका ऐसा हो सकता है कि आपके पास इस तरीके से आ जाए। ठीक, या फिर ये लोग क्या कर सकते हैं, केस 2 में आपको बता रही हूँ कि आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ना दे
और आपको बोल दे इफ मोलर मास इज गिवन, कंपाउंड का लेट से उसने आपको मोलर मास दे दिया, तो इसी क्वेश्चन का ये अगर फर्स्ट पार्ट है तो सेकंड पार्ट इस तरीके से है, कैलकुलेट एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अबव कंपाउंड इज 100 ग्राम पर मोल। लेट से मुझे ये दे दिया गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, पहले थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। हमने जैसे ग्लूकोज की बात करी थी बेटा, आपका रियल स्ट्रक्चर होता है ये C6H12O6 रियल फॉर्मूला है ना। तो इस रियल फॉर्मूला का अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो क्या होगा, 6 × 12 + 12 + 6 × 16 जो कि मेरे पास आता है 180 ग्राम पर मोल। तो दिस इज द रियल मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरे पास क्या है बेटा, CH2O है ना। अब आप इस CH2O को देखिए, ये क्या है, इसका अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालूं, मतलब जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर मास जैसे आप निकालते हैं वैसे आप एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालें तो बनेगा 12 + 2 + 16, हाँ या ना, है ना। 12 + 2 + 16, तो ये मेरे पास कितना आया बेटा, 14 + 16, तो ये आया मेरे पास 30 ग्राम पर मोल। अब आप एक बात बताइए, यहां से C6H12O6 से जब CH2O में गई तो मैंने इसके 6, 12 और 6 को सिंपल कैसे करा, 6 से डिवाइड करके, है ना। 6:12:6 को 1:2:1 कैसे लिखा, 6 से डिवाइड करके, हाँ या ना, ठीक है। मतलब मेरा जो फैक्टर है जिससे मैंने डिवाइड किया टू गेट एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द 6 फैक्टर। अब आप यहाँ देखिए, नोटिस करिए कि मॉलिक्यूलर मास जो है और जो एम्पेरिकल मास है उसमें भी अगर मैं मॉलिक्यूलर मास को 6 से डिवाइड करूंगी तभी ये वाला आएगा मॉलिक्यूलर मास, है ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आएगा। इसका मतलब वो फैक्टर जिससे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रेशियो को डिवाइड करते हैं टू गेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसी फैक्टर से उसका मॉलिक्यूलर मास भी डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास x था और आपने उस कंपाउंड का सिंपल रेशियो बनाया उस कंपाउंड के एटम्स को 2 से डिवाइड करके, तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा उसका मास x/2 आएगा, है ना। तो ओवरऑल अगर मुझे कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है, मुझे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो मुझे टेक्निकली वो फैक्टर पता करना है जिस फैक्टर से आपने डिवाइड किया था, हाँ या ना। तो वो फैक्टर क्या है वो देखो कैसे पता करूंगी। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मेरे पास है, मतलब मैं एम्पेरिकल मास निकाल सकती हूँ, मोलर मास मुझे गिवन है, तो वहीं से उन दोनों के रिलेट करके मैं वो फैक्टर निकाल सकती हूँ जिस फैक्टर से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल मास को जब मैं डिवाइड करूँ तो मोलर मास को जब मैं डिवाइड करूँ तो एम्पेरिकल मास बने, तो उसी फैक्टर से एक्चुअली मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी जो है डिवाइड किया होगा, हाँ या ना। तो यही चीज हम यहाँ लिखेंगे। लेट्स से वो फैक्टर है मेरा n, तो वो n फैक्टर कैसे आ सकता है आपका, वो n फैक्टर होगा आपका एक्चुअली मोलर मास को अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से जो है डिवाइड कर दे तो आप n की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरे पास है बेटा C5H8O2, तो मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेती हूँ इसका 5 × 12 + 8 + 2 × 16, हाँ या ना, यही होगा। तो ये 32 + 8 40 प्लस ये 60 है ना, मतलब ये 100 ग्राम ही है। तो अगर आप देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी आपका 100 ग्राम आ रहा है और मोलर मास जो क्वेश्चन में गिवन है वो भी कितना गिवन है, 100 ग्राम। इसका मतलब आपका फैक्टर क्या हो गया, 1, मतलब आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो बराबर हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, वो है C5H8O2, ठीक है। और इन केस आपको इसी क्वेश्चन में दे दिया होता एज्यूम मोलर मासेस लेट्स से 200 ग्राम पर मोल, अगर दे दिया होता देन क्या होता, अगर 200 ग्राम पर मोल है तो n का वैल्यू आता 200 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है 100, मतलब 2 का फैक्टर आता। इसका मतलब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इस पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब C10H16O4। तो ओवरऑल आप क्या करिए,
अगर आपको किसी भी एटम के एग्जैक्ट नंबर्स दे रखे हैं तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है तो भी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम आई क्लियर टिल नाउ? मतलब मैंने आपको दो वेरिएंट्स जो है यहाँ पे दिखा दिए कि मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का कैसे निकाल सकती हूँ। अब एक तीसरे वेरिएंट को भी जो है बेटा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वेरिएंट। तो अब थर्ड वेरिएंट मेरा क्या है, केस 3, वो है व्हेन वेपर डेंसिटी इज गिवन टू यू। ठीक, लेट्स से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे रखा है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हेन वेपर डेंसिटी ऑफ अबव कंपाउंड इज 400, लेट्स से, या फिर 200 ही दे देते हैं, लेट्स से वो 400 है, लेट्स से इट्स 400, राइट। नाउ सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा बेटा कि वेपर डेंसिटी होता क्या है। सबसे पहले ये समझिए, वेपर डेंसिटी किसी भी कंपाउंड का होता है डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। पहली बात, ये वेपर डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ जो है गैसियस फॉर्म के लिए एग्जिस्ट करता है। अब अगर इन केस आप ये कहेंगे मैम ये जो कंपाउंड बना रहा है ये हमें क्या पता गैस है नहीं है, बट अब बेटा जो भी हाइड्रोकार्बन आप ले सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, वो आराम से गैसियस फेज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको वेपर डेंसिटी दे रखा है, मतलब आप एज्यूम कर सकते हैं आपको जो भी कंपाउंड दिया है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वेपर डेंसिटी होता है किसी भी कंपाउंड का या किसी भी गैस का डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो वेपर डेंसिटी बना मेरा डेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड, गैसियस कंपाउंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये गैसियस कंपाउंड होना चाहिए। नाउ डेंसिटी को मैं कैसे रिलेट करूंगी, देखिए आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि फॉर गैसेस हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं, PV इक्वल्स टू nRT। वी यूज दिस इक्वेशन, है ना, जिसमें प्रेशर वॉल्यूम इनटू n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास बाय मोलर मास, अभी हम लोगों को पता है ये गिवन मास बाय मोलर मास मोल्स होता है, इंटू R इंटू T, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, है ना। अब देखो जरा मैं एक काम करती हूँ, इस केस में m को इधर ले जाती हूँ, मोलर मास को, वॉल्यूम को इधर ले जाती हूँ और RT कर देती हूँ। तो अब देखिए ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ डेंसिटी नहीं हो जाएगी आपकी। डेंसिटी क्या होता है, गिवन मास बाय वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी बन गई। इसका मतलब प्रेशर इनटू मोलर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी RT। तो PM इक्वल्स टू DRT भी इक्वेशन होती है जो मुझे एक्चुअली में ये बता रही है कि किसी भी गैस की डेंसिटी उस गैस की M या फिर मोलर मास से जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझिए, किसी भी गैस की डेंसिटी उस गैस के मोलर मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब अगर आपको वेपर डेंसिटी गिवन है, अब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो भी लगाऊंगी वो ऊपर नीचे कैंसिल ही हो जाना है। तो मैं डेंसिटी ऑफ कंपाउंड या डेंसिटी ऑफ गैस की जगह लिख सकती हूँ मोलर मास उस कंपाउंड का डिवाइडेड बाय मोलर मास हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का मोलर मास तो अपने को पता है 2। तो वेपर डेंसिटी टेक्निकली होता है किसी भी कंपाउंड का मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आपको वेपर डेंसिटी यहाँ 400 गिवन है तो इंटू अगर आप 2 कर देंगे तो उस कंपाउंड का मोलर मास आपके पास आ जाएगा। तो इस कंपाउंड का मोलर मास बेटा हो गया 800 ग्राम पर मोल। अब आपको पता ही, आप n निकाल लीजिए। n जो है आपका वो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अभी पता कर लिया हमने 800 है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमने पिछली बार कैलकुलेट करा था तो वो 100 था, तो मतलब फैक्टर क्या आ गया 8। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है टेक्निकली 8 टाइम्स द एम्पेरिकल फॉर्मूला, और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है आपका C5H8O2। तो C5H8O2 उसको इंटू 8 कर दीजिए, मतलब ये बन गया आपका C840H और O16, राइट। दिस वुड बी योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से आपको हो सकता है 3 डेटा में से कोई भी एक डेटा गिवन होगा जिसको आप यूज करके जो है फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का जो है पता कर सकते हैं। बात समझ आई? चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब मेरे पास कौन से एलिमेंट्स है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सारे प्रेजेंट है। इन सब के मासेस अब मेरे को यहाँ कैलकुलेट करने हैं और इसमें बोला गया है 7.3 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड हैज 3.6 ग्राम कार्बन, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन, 0.7 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो ये टोटल हमारा कितना बन गया? ये हमारा बन गया 7.3 और ये हो गया हमारा 5.7। तो इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो रेस्ट जो बचा हुआ मास होगा बेटा वो किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का। तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा हमारा 1.6 ग्राम। तो 1.6 ग्राम किसका हो गया? ऑक्सीजन का। ठीक है, अब इन सबके हम बेटा मोल्स निकाल लेते हैं। तो आप इसको इसके एटॉमिक मास 12 से डिवाइड करिए तो ये आपका बन गया एक तरीके से 36/120 तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 10 और ये आपका गया है 3, तो 3/10 है ना। ठीक है, इसको आप किससे डिवाइड करेंगे? 0.7 को आप डिवाइड करेंगे 1 से, तो ये बन गया आपका 7/10। 1.4 को आप डिवाइड करेंगे 14 से ही, तो ये आपका बन गया 1/10। और 16 अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका बन गया 1/10। तो आप रेशियो देख रहे हैं क्या आ रहा है? 3/10 इज टू 7/10 इज टू 1/10 इज टू 1/10, जिसको मैं चेंज करके लिख सकती हूँ 3:7:1:1 है ना। सबको 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मेरा कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो आ रहा है ये, और ये सिंपलेस्ट है, इससे ज़्यादा सिंपल हो नहीं सकता। मतलब बेटा मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया C3H7NO। दिस इज व्हाट इज माय एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दे दिया गया है, तो वेपर डेंसिटी है मेरा मोलर मास बाय 2। तो इसका मतलब मेरा कंपाउंड का मोलर मास आया 146 इंटू 2, तो ये 12, ये 8 और एक 9 और ये 292 ग्राम पर मोल आ गया मेरा मोलर मास। ठीक है, तो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यहां से निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? 3 × 12 + 7 + 14 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो ये हमारा बन गया 73 ग्राम पर मोल के आसपास, है ना। 73 हो गया ये, तो 73 ये हो गया एम्पेरिकल और ये हो गया। अब आप n निकाल लीजिए विच इज मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मतलब 292 डिवाइडेड बाय 73। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो ये 3.8 के आसपास आएगा, जिसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं किससे? 4 के साथ। इसका मतलब मेरा कंपाउंड जो होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा कंपाउंड का, वो 4 टाइम्स हो जाएगा C3H7 और NO के। मतलब ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा C12 7 4 28 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन 4। सो दिस वुड बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बात समझ आई? तो इसी तरीके से बेटा आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात समझ आई? नाउ दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं दिया है कि सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज बर्न्ड इन ऑक्सीजन लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। If the combustion gives 4.4 gram of CO2, 3.6 gram of water, calculate the empirical formula if the mass of organic compounds are given in the two cases, right? पहली बात आप ये समझे कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या एलिमेंट्स के मास डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो वो आपको पता करना है। तो यहाँ पर एक इनडायरेक्ट सवाल दिया गया है कि हमने कंबशन कराया। तो आप हमेशा याद रखिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आप कंबशन कराते हैं तो क्या होता है, अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है वो सारा का सारा कार्बन बेटा CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर जो भी हाइड्रोजन है वो पूरा पूरा वाटर में चला जाता है। कंबशन का मतलब होता है रिएक्शन विद एक्सेस
एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोकार्बन जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, कुछ भी ऑक्सीजन है, कुछ भी है, तो जो भी होता है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोजन अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो सारा N2 में बदल जाता है, सल्फर अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो सारा CO2 में बदल जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहली बात क्या है हमें नहीं पता, तो पहली बात तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, लुकिंग एट व्हाट आर द प्रोडक्ट्स यू आर गेटिंग। सी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन हैव ऑक्सीजन ऑल्सो, बट ऑक्सीजन कुछ ऐसा नहीं है, जैसे मैं बता सकती हूँ नाइट्रोजन अगर है तो इसमें कन्वर्ट हुआ, सल्फर इसमें तो कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन अगर है तो कोई स्पेशल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। अब वो हिट एंड ट्रायल से चलता है कि ऑक्सीजन उसके अंदर है या नहीं। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, मतलब ये बात तो पक्का है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है। उसमें वाटर मिल रहा है, मतलब ये बात भी पक्का है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं मिल रहे, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट नहीं है। ऑक्सीजन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहां तक बात क्लियर है? अभी मैं चेक करूंगी कैसे। तो मुझे ये तो पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन है, आई एम श्योर ऑफ दिस। अब मैं ये देख लेती हूं कि भैया अमाउंट ऑफ CO2 कितना बन रहा है। अमाउंट ऑफ CO2 बन रहा है 4.4 ग्राम, है ना। और अगर मोल्स निकालूं CO2 के, 4.4 ग्राम CO2 मतलब 4.4 डिवाइडेड बाय मोलर मास 44, मतलब 0.1 मोल CO2 का बन रहा है। और CO2 में देखो, जैसे कंपाउंड में अगर मैं देख सकती हूँ कि अगर एक मॉलिक्यूल CO2 का है तो उसके अंदर 1 एटम होगा कार्बन का। सिमिलरली मैं बोल सकती हूँ अगर एक मोल CO2 का है, एवोगाड्रो नंबर से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो उसके अंदर 1 मोल कार्बन होगा स्ट्रेट अवे। तो अगर मोल्स उसके अंदर 0.1 है, दिस इज पॉइंटिंग टू द फैक्ट कि मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.1 ही होंगे ना। समझ आई बात? वहीं से आप सब नेक्स्ट देखिए, अमाउंट ऑफ वाटर कितना बन रहा है बेटा। अमाउंट ऑफ वाटर बन रहा है 3.6 ग्राम। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने बनेंगे, 3.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास 18 होता है वाटर का, मतलब 0.2 मोल्स बनेंगे। अब इस 0.2 मोल में आप देख सकते हैं कि अगर 1 मॉलिक्यूल अगर H2O का है तो उसके अंदर 2 एटम हैं हाइड्रोजन के, मतलब अगर 1 मोल H2O का है तो उसके अंदर 2 मोल होंगे किसके, हाइड्रोजन के, हाँ या ना, है ना। तो इसके अंदर अगर मोल्स वाटर के इतने हैं तो मैं बोल सकती हूँ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, जस्ट इसके डबल 0.4 मोल्स, हाँ या ना। बोलो बात क्लियर हुई? अब आप एक काम करो, अगर मोल्स आपको कार्बन के पता है तो यहां से आपके पास मास ऑफ कार्बन आ गया। मास ऑफ कार्बन क्या हुआ, 0.1 इंटू 12 मतलब 1.2 ग्राम, और यहां से आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन आ गया 0.4 इंटू 1 दैट इज बेसिकली 0.4 ग्राम, हाँ या ना। तो अब अगर मैं फर्स्ट केस लूं कि मेरा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 1.6 है, जिसमें से कार्बन का अगर मैं मास लूं तो 1.2 ग्राम है और हाइड्रोजन का अगर मैं मास लूं तो 0.6 ग्राम है, 0.4 ग्राम है, जो कि टोटल 1.6 बन रहा है। इसका मतलब इस कंपाउंड में देयर इज नो ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन है ही नहीं क्योंकि मास ही नहीं है। क्लियर हुई बात? यहां से हमें पता चला। तो मैंने लिया कार्बन और हाइड्रोजन लिया, उसके सीधा मोल्स के रेशियोज तो है ही मेरे पास, तो मास का मुझे कुछ काम नहीं है। मोल्स 0.1 है, हाइड्रोजन के मोल्स यहाँ कितने हैं 0.4, तो रेशियो क्या हुआ कार्बन इज टू हाइड्रोजन का 1:4, जो कि सिंपलेस्ट है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया CH4। बात क्लियर हुई? अब वहीं पे अगर बी पार्ट की बात कर लूं जिसमें मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया है 3.2 ग्राम। अब कार्बन का मास 1.2 ग्राम है और हाइड्रोजन का मास 0.4 ग्राम है, जो कि बनता है 0.16 ग्राम। 1.6 ग्राम मतलब ऑक्सीजन का मास होगा 3.2 माइनस 1.6 मतलब 1.6 ग्राम। समझ रहे हैं? यहां से मुझे पता चला कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो अब अगर मैं बी पार्ट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लूंगी तो इन तीनों के मोल्स लूंगी। तो इसके मोल्स है मेरे पास 0.1, इसके मोल्स है 0.4 और इसके मोल्स हो गए 1.6, इसका मास हो गया डिवाइडेड बाय 1.6 इसका मोलर मास, तो मोल्स आ गए इसके भी 0.1। तो रेशियो हो गया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बेटा 1:4:1। तो मेरा कंपाउंड बन गया CH4O बी पार्ट में। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से आपके पास इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला के आ सकते हैं। बात समझ आई? तो अब हम लोग जो है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए, बाकी न्यूमेरिकल्स मैं आपको असाइनमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। बात क्लियर होती है?
चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम लोग बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। मतलब इस पूरे चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट का जो सोल है, इस पूरे मोल कॉन्सेप्ट में जो आपको समझना है, इस पूरे मोल कॉन्सेप्ट में जो आपको पढ़ना है, वो है द स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इससे पहले तो हम लोग जो है सिर्फ बेसिक चीज़ों की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम रियल पर आते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हमें कैसे करनी होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी है बेटा इस तरीके से, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन विच आई हैव रिटन हियर, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कैपिटल ए बी सी और डी। कैपिटल ए बी सी डी जो लिखा है बेटा वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बता रहे हैं। जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी लिखा है, स्मॉल ए स्मॉल बी सी और डी, ये जो है ना ये हमारे बोले जाते हैं स्टोइचियोमेट्रिक स्टोइचियोमेट्री। दीज आर नोन एज स्टोइचियोमेट्री। अब ये जो स्टोइचियोमेट्रिक है ये बेसिकली आती कैसे है, ये आती है व्हेन यू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिएक्शन है N2 + H2 गिव NH3, राइट। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, है ना। बट अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूँ तो मैं यहाँ 2 लगाऊंगी, यहाँ 3 लगाऊंगी, तो यहाँ इसका मतलब 1 है, तो ये 1, ये 3 और ये 2, इसको बोला जाता है स्टोइचियोमेट्री या फिर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब लेट्स से ये रिएक्शन आपके सामने लिखी है, ये सब गैस है ना बेटा। इस रिएक्शन को मैं कैसे पढ़ूंगी? इस रिएक्शन को मैं पढ़ सकती हूँ कि N2 एक मॉलिक्यूल है और उसके आगे 1 है, तो मैं बोल सकती हूँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, ठीक है, इज रिएक्टिंग विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 टू गिव मी 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। यही बोल सकती हूँ ना बेटा, हाँ या ना, ये बोल सकते हैं। अब अगर इस मॉलिक्यूल को सबको पूरे रिएक्टर और प्रोडक्ट को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा Na मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 3 Na मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 Na मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, राइट। अब Na मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चा? Na मॉलिक्यूल होता है, अब एक Na मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल, राइट। तो मैं बोल सकती हूँ 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ, तब जाके बेटा मुझे मिल रहा है 2 मोल किसका? अमोनिया का। बात समझ आई? तो एक्चुअली में ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं ये या तो मोल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मॉलिक्यूल्स और एटम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं रिएक्शन को जब पढ़ूंगी, क्योंकि मैं एक मॉलिक्यूल से तो रिएक्शन नहीं कराती, मैं कोई अगर मास लूंगी मॉलिक्यूल का तो उसके टर्म्स में उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए मुझे रिएक्शन को मोल्स के टर्म्स में करना पड़ता है। तो मैं इससे बेटर है कि मैं ऐसे ही बोलूँ कि 1 मोल जो है 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब जाके मुझे 2 मोल मिल रहा है। बात समझ आई? तो दीज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है। अब देखिए मैं इसको और कैसे बोल सकती हूँ। एक तरीका तो ये है रिप्रेजेंट करने का कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को मैंने मोल से रिप्रेजेंट किया। 2 तरीके और हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करने के, वो क्या है ध्यान से देखते चलिए। एक और जो तरीका है उसको बोलाएगा मास का रिलेशनशिप। कैसे? देखिए 1 मोल का मास हमेशा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो अगर मैं 1 मोल नाइट्रोजन लिख रही हूँ तो मैं 1 मोल नाइट्रोजन का मास तो 28 ग्राम ही होगा, तो मैं यहाँ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन भी तो लिख सकती हूँ ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि 1 मोल का मास 28 ग्राम ही होगा। सिमिलरली 1 मोल हाइड्रोजन का जो मास है वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, मतलब 2 ग्राम के बराबर। तो 3 मोल्स का मास कितना हो जाएगा? जब 1 मोल का मास 2 ग्राम है तो 3 का 6 ग्राम हो जाएगा। तो मैं 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन भी यहाँ लिख सकती हूँ। सिमिलरली इसका अगर 1 मोल का मास 17 ग्राम है तो 2 का कितना हो जाएगा? 34 ग्राम ऑफ। तो मतलब या तो आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स से मोल्स लिख सकते हो और मोल्स को आप फिर फर्दर किस में कन्वर्ट कर सकते हो? मासेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बात समझ आई? तो मैं ये भी बोल सकती हूँ इस पर्टिकुलर रिएक्शन से कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन के साथ और वो दे रहा है 2 मोल अमोनिया। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि 28 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ और दे रहा है 34 ग्राम अमोनिया। इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? देखिए ये दोनों तो हम लोग अभी इसी चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे। एक और तरीका इसे रिप्रेजेंट करने का वो क्या है? देखिए
अगर मैं गैसेस की बात करूं, फॉर गैसेस एज आई सेड PV इक्वल्स टू nRT वैलिड होता है, मतलब गैसेस के लिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ गैस। यहाँ से पता चल रहा है। तो अगर 1 मोल गैस का है, मतलब मैं वॉल्यूम की टर्म्स में बोल सकती हूँ ना कि 1 लीटर नाइट्रोजन का अगर है इन केस, तो वो रिएक्ट करेगा 3 लीटर हाइड्रोजन के साथ और वो देगा 2 लीटर ऑफ अमोनिया। समझ रहे? ये रिलेशनशिप भी वैलिड है क्योंकि गैसेस के लिए PV इक्वल्स टू nRT से नंबर ऑफ मोल जैसे जैसे चेंज होते हैं उस हिसाब से वॉल्यूम भी चेंज होता है गैस का। सिमिलरली अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट रखें तो, और अगर मैं बेसिकली प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप लूँ तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन तब जब वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रखें। तो अगर सपोज वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं एक और टर्म लिख सकती हूँ प्रेशर की। लेट्स से अगर 1 atm नाइट्रोजन का प्रेशर है तो उससे 3 गुना ज़्यादा 3 atm प्रेशर होगा हाइड्रोजन का, और 2 atm प्रेशर कौन एग्जिस्ट कर रहा होगा? अमोनिया। तो ये भी आप इस टर्म्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ये जो बैलेंसिंग करके आप कोफिशिएंट्स लाते हैं उसका इंटरप्रिटेशन किसी भी तरीके से किया जा सकता है। समझ रहे हैं? ये जो 2 इंटरप्रिटेशन है ये तो यूनिवर्सल है, मतलब ये हमेशा ही ट्रू होंगे इस तरीके के इंटरप्रिटेशंस। लेकिन ये जो 2 इंटरप्रिटेशन मैंने वॉल्यूम और प्रेशर के टर्म्स में लिखा है, ये इंटरप्रिटेशन आप तभी कर सकते हो जब आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में सिर्फ गैसेस ही हों, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है और ये इंटरप्रिटेशन सिर्फ तभी वैलिड है, वॉल्यूम वाली सिर्फ तभी वैलिड है जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और प्रेशर वाली सिर्फ तभी वैलिड है जब वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अदरवाइज नहीं। बात क्लियर हो रही है? तो इन इंटरप्रिटेशन को मैं बाद में डिस्कस करूंगी इस चैप्टर में अंडर द टॉपिक यूडियोमेट्री। तो यूडियोमेट्री का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में हम इसको जो है डिस्कस करेंगे। अभी जो है इस चैप्टर में स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में मैं इन दोनों को डिस्कस करूंगी। बेटा देखिए स्टोइचियोमेट्री जो है ये बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है, सारी डिटेल वर्जन हमें इसका स्टडी करना है एक एक करके। हम एक एक कदम ऊपर बढ़ाएंगे, स्टोइचियोमेट्री 1 2 3 करते करते हम हायर लेवल ऑफ स्टोइचियोमेट्री तक भी पहुंचेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को समझ आया कि जब बैलेंसिंग करके कोफिशिएंट्स आते हैं उनको या तो आप मोल्स की फॉर्म में इंटरप्रेटेट कर सकते हो या फिर इन टर्म्स ऑफ मास की फॉर्म में जो है अपन इनको इंटरप्रेटेट कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अब मैं अभी इन दोनों इंटरप्रिटेशन की बात कर रही हूँ, इस इंटरप्रिटेशन को मैं अभी आपके सामने नहीं लेकर आ रही, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया कि मैं कहाँ पढ़ाऊंगी बेटा, यूडियोमेट्री में पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए इन दोनों इंटरप्रिटेशन से थोड़ा सा सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। लेट्स से यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्या है ध्यान से देखिए। लेट्स से मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है KClO3 डिकम्पोज करके दे रहा है KCl प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए बेटा, अगर आप स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या मैं आपको पहले ही बता रही हूँ हम लोग क्या करने वाले हैं, हाउ टू सॉल्व स्टोइचियोमेट्री प्रॉब्लम्स। किस तरीके से स्टोइचियोमेट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। पहला एक तरीका होता है मोल मेथड, जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। तो ये जो मोल मेथड है इसके लिए रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, रिएक्शन को पूरा परफेक्टली बैलेंस करना पड़ता है। सेकेंड मेथड होता है फैक्टर लेबल मेथड, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हम लोग डिस्कस करते हैं सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस के लिए, ठीक है। थर्ड मेथड होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जो हम इस चैप्टर के एंड में आते आते पढ़ेंगे। और फोर्थ मेथड जो होगा POAC, जिसके लिए आपको रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना पड़ता, नो बैलेंसिंग रिक्वायर्ड। तो मैं सारे मेथड जो है एक एक करके आपको समझाऊंगी बेटा, मोल मेथड भी, फैक्टर लेबल मेथड भी, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी, POAC भी, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री की प्रॉब्लम हम इनमें से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग जो मेथड सिर्फ डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो है अभी बेसिक के लिए, वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल मेथड एक तरीके से हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। हम अभी ये वाला मेथड डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए बेटा,
बैलेंस, सो यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन। अब बैलेंस बेटा आप वेल बैलेंस स्टेट में भी रख सकते हो रिएक्शन को, नॉट वेल बैलेंस स्टेट में भी लिख सकते हो। बैलेंस स्टेट और नॉन वेल बैलेंस स्टेट में डिफरेंस क्या है? वेल बैलेंस स्टेट मतलब कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट फ्रैक्शनल ना हो, और नॉन वेल बैलेंस स्टेट मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट फ्रैक्शनल हो। आप किसी भी सेंस में मोल कॉन्सेप्ट में बैलेंसिंग कर सकते हैं विद फ्रैक्शनल दिस स्टोइचियोमेट्री और विद नॉन फ्रैक्शनल, इट्स एंटायरली योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं, या तो ये तरीका है बैलेंस करने का, देखिए बैलेंस हो जाएगी इस तरीके से, जिसको मैं बोलती हूँ नॉट वेल बैलेंस्ड, बट इस तरीके का भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मेरे लिए चलेगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ और इस तरीके से भी इस पर्टिकुलर रिएक्शन को जो है बेटा बैलेंस कर सकती हूँ, और इससे मैं बोलूँगी रिएक्शन इज वेल बैलेंस्ड। आई कैन यूज एनी ऑफ द टू बैलेंसिंग वे, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने ये वाला जो है लिया, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि 1 मोल KClO3 is reacted, how many moles of ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस। देखिए कितना ही सवाल आसान है, एकदम इसे बोलते हैं चिंदी सवाल, एकदम चिंदी वाला सवाल है, बहुत ही आसान है, ऐसे ही हो जाएगा अपने आप। कैसे? देखिए KClO3 डिकम्पोज किया तो दिया KCl प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, आपने इसको इस तरीके से बैलेंस कर लिया। अब आप बैलेंसिंग देखिए भाई, इसका स्टोइचियोमेट्री अगर 1 है तो इसका मतलब इसका 1 मोल, इसका स्टोइचियोमेट्री भी 1 है मतलब इसका मतलब भी ये भी 1 मोल, और इसका स्टोइचियोमेट्री 3/2 है तो इसका मतलब ये 3/2 मोल। बात क्लियर हो रही है? तो व्हाट डू मीन बाय दिस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मोल KClO3 का रिएक्ट करेगा तो वो या तो 1 मोल KCl देगा, साथ साथ 3/2 मोल्स किसके देगा? ऑक्सीजन का। यही तो मुझसे पूछा है कि अगर KClO3 का 1 मोल रिएक्ट करेगा तो कितना मोल ऑक्सीजन गैस मिलेगा भैया? 3/2 मोल्स मिल गया। आ गया आंसर आपका, है ना। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। भाई क्वेश्चन में ये दिया, अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रही हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। मेरे को क्वेश्चन दे दिया गया, लेट्स से 245 ग्राम ऑफ KClO3 is decomposed, calculate the mass of oxygen gas produced। ठीक, तो सबसे पहली चीज भैया रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन क्या है? वही KClO3 डिकम्पोज करेगा, KCl देगा प्लस ऑक्सीजन गैस देगा। फिर रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए, तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं इस तरीके से 3/2 लगा के। फिर स्टोइचियोमेट्री पढ़नी आनी चाहिए, मतलब अगर इसका 1 मोल KClO3 का है तो वो देगा 3/2 मोल ऑक्सीजन गैस का, हाँ या ना। बट अब मेरे को तो यहाँ मोल्स नहीं दिए गए, मुझे तो मासेस दिए और मास ही पूछे हैं, तो मैं क्या करूंगी, 1 मोल हमेशा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, तो मोल्स को मास में बदल लूंगी। तो 1 मोल KClO3 का मास कितना होगा? जितना KClO3 का मोलर मास है। तो KClO3 का मोलर मास बेटा कितना आएगा? 39 प्लस 35.5 प्लस 16 इंटू 3 48, तो ये आएगा आपका 122.5 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब अगर 122.5 ग्राम पर मोल KClO3 होगा तो वो 3/2 मोल देगा ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32, और 32 का 3/2 मोल्स, मतलब 1 मोल का अगर 32 है तो 3/2 मोल्स का कितना होगा? 3/2 इंटू 32, दैट मेक्स इट 16, मतलब 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। बोलो हाँ या ना। तो अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे, जैसे हम लगा रहे हैं कि 122.5 ग्राम जो है टेक्निकली 48 ग्राम जो है ऑक्सीजन गैस के प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर 122.5 ग्राम KClO3 का जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 48 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तो 245 ग्राम कितना देगा KClO3 का, ये देख लेते हैं। तो 245 ग्राम देगा मेरा 48 बाय 122.5 इंटू 245। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका क्या बन गया? 122.5 इंटू 2, तो ये आपका हुआ 10, 4 और ये 5, 245 ही आएगा। इसका मतलब ये जस्ट इसका डबल हो गया। तो यहाँ पर हमारा मास अप्रोक्सीमेटली कितना आया? 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझ रहे बात को? तो जब आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे तो आप इसी तरीके से सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, उसे बैलेंस करेंगे और फिर उसे रीड करेंगे, जैसे मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। अब याद देखिए मैंने यहाँ पर भी मास लिया और यहाँ पे मास निकाला है।
इस तरीके के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप, जिसमें मेरे को रिएक्टेंट का भी मास हो और मैंने डायरेक्टली प्रोडक्ट का भी मास निकाला हो। यहाँ पे रिएक्टेंट का भी मोल था, प्रोडक्ट का भी मोल निकाला था, तो इसे बोलते हैं मोल मोल रिलेशनशिप। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप जब स्टोइचियोमेट्री करना सॉल्व करना शुरू करते हैं, जस्ट मोल मेथड से जब आप सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो या तो आप मास मास रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं या आप मोल मोल रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक और आगे इसी क्वेश्चन का वेरिएंट आपको दिखा रही हूँ कि लेट्स से आपके KCl 3 आपने डिकम्पोज किया, KCl बना 3/2 ऑक्सीजन गैस मिली। ठीक है, मुझे यहाँ दे दिया लेट्स से इसका वही 245 ग्राम KClO3 का वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस बताना है, कितना प्रोड्यूस करेगा एट STP। समझे? तो अब ये रिएक्शन कैसा है जिसमें रिएक्टेंट का तो मास गिवन है आपको और प्रोडक्ट जो कि एक गैस है, दिस इज द ओनली गैस वी हैव हियर, ये तो सॉलिड ही होंगे, तो सॉलिड है, तो प्रोडक्ट जो कि गैस है उसका वॉल्यूम आपसे पूछा गया। तो आप सिंपली वही काम करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे कि अगर 1 मोल KClO3 का है तो वो देगा 3/2 मोल गैस ऑक्सीजन के, बट मुझे यहाँ मोल्स नहीं चाहिए, मुझे इसका मास चाहिए, उसका वॉल्यूम चाहिए। तो मैं क्या करूँगी भैया, 1 मोल एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है और 1 मोल का मास हमेशा ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, तो इसका 1 मोल का मास हो गया, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास विच इज 122.5 ग्राम। और जब गैस होता है तो उसका 1 मोल जो होता है गैस का, किसी भी गैस का 1 मोल STP पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। तो इसका अगर 3/2 मोल्स है तो वो कितना ऑक्यूपाई करेगा, 3/2 × 24 लीटर एट STP। तो मैंने स्ट्रेट अवे क्या किया, इस मोल को मास से रिप्लेस किया और इस मोल को वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, 1 मोल ऑफ गैस एट STP से रिप्लेट किया। ठीक है, तो अगर 122.5 इतना मोल गैस का दे रहा है तो 245 ग्राम कितना देगा देख लेते हैं, 3/2 × 22.4 × 245 डिवाइडेड बाय 122.5 विच इज 2 and 2 विल गेट कैंसिल, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 22.4 लीटर, दैट मेक इट, ये आपका हो गया 12, ये हो गया आपका 6 और 1 7 और ये 6, 67.2 लीटर्स, राइट। तो जब आप यहाँ पर एक जगह मास ले रहे हैं और एक जगह आप वॉल्यूम ले रहे हो, तो इस रिलेशनशिप को बच्चे हम लोग बोल सकते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। समझ आई? तो इस तरीके से स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को नॉर्मल मोल मोल रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से भी रिलेट किया जा सकता है। बात क्लियर हुई? एक कदम और आगे बढ़ते हैं, एक रिलेशन और स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है वो, ध्यान से देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है N2 गैस रिएक्ट्स विद H2 गैस टू गिव 2 NH3 गैस। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। हमें दिया गया लेट्स से 5.6 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस at STP when reacts with excess of hydrogen gas produces how many moles? Ammonia gas at STP। तो क्वेश्चन में बोला गया है 5.6 लीटर नाइट्रोजन का रिएक्ट किया है एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन के साथ ताकि अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो। तो वो पूछना चाह रहा है कितना वॉल्यूम अमोनिया गैस का प्रोड्यूस होगा, कितने मोल्स अमोनिया गैस का प्रोड्यूस होगा STP पे, और साथ में पूछ लेते हैं वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस भी निकालिए STP पे। दोनों काम करने हैं हमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन है तो वो दे रहा है 2 मोल अमोनिया, हाँ या ना? बोलो बात सही है। STP पे अगर ये कंडीशंस STP रख दे तो 1 मोल अमोनिया का मतलब होता है 22.5 लीटर, 22.4 लीटर। तो इसका मतलब 22.4 लीटर नाइट्रोजन का जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल अमोनिया को STP पे, हाँ या ना? तो आपको कितना दिया है 5.6 लीटर, तो 5.6 लीटर कितना देगा, यूनिटरी मेथड करते हैं 2 मोल्स डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 5.6, हाँ या ना?
तो ये आपका हो गया 1 और ये आपका गया 4 से, तो ये आपका हो गया हाफ मोल अमोनिया। तो मोल्स आ गए। और अगर आपको वॉल्यूम निकालना है अमोनिया का तो 1 मोल अगर 22.4 होता है तो हाफ मोल कितना हो जाएगा 22.4 का हाफ, दैट इज 11.2 लीटर्स। बोली बात क्लियर हुई? तो जब एक जगह आप वॉल्यूम ले रहे हो और दूसरी जगह आप यहाँ पर भी फाइनल वॉल्यूम को रिलेट कर रहे हो तो इसको बोला जा सकता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आप किसी भी तरीके का रिलेशनशिप जो है बेटा बना सकती हो। यू कैन ईदर हैव मास मास और you can have mass volume or you can have volume or moles or you can have volume volume, whatever any kind of relationship can be made, but इन सारे केसेस में मुझे अपना रिएक्शन वेल बैलेंस स्टेट में चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि एक मोल जो होता है किसी भी सब्सटेंस का एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है और उसके जो मास होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अगर वो गैस है तो वो अगर उसका 1 मोल है तो वो STP पे 22.4 लीटर जो है ऑक्यूपाई करेगी। बात क्लियर है? तो ये सारी बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, उसी से हम अपने क्वेश्चंस को जो है रिलेट कर रहे हैं। बात समझ आई? चलिए अब ये क्वेश्चन जैसे इनको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं। कैसे? लेट्स से मुझे दिया कि 300 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डीकम्पोज्ड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मुझसे पूछा जाए कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP व्हेन परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 30%। तो जब परसेंटेज प्योरिटी आ जाए या फिर परसेंटेज यील्ड आ जाता है तो क्वेश्चन थोड़ा और बेटर लेवल का बन जाता है। ठीक है, तो अब अपने को ये डील करना है कि कितना बेटर, मतलब परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है। सी परसेंटेज प्योरिटी का मतलब ये है कि 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये पूरा 300 ग्राम जो दिया है ये पूरा रिएक्ट नहीं करेगा। इस पूरे 300 ग्राम का ओनली 30% जो है वो प्योर है, तो सिर्फ प्योर वाला जो है रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहला काम ये है कि आप रिएक्शन लिखिए। तो रिएक्शन तो ये होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इससे प्रोड्यूस करी। ठीक है, अब अगर इसका 1 मोल होता है तो ऑक्सीजन गैस भी 1 मोल प्रोड्यूस होगा क्योंकि रिएक्शन आप देखिए बैलेंस है। बट इसका जो 1 मोल है, इसका 1 मोल नहीं गिवन, हमें इसका कितना गिवन है बेटा 300 kg गिवन है और 300 kg भी रिएक्ट नहीं करेगा। 300 kg का कितना रिएक्ट करेगा? सिर्फ 30% जो है वो रिएक्ट करेगा। तो मास ऑफ CaCO3 विच कैन रिएक्ट, तो सबको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ CaCO3 विच कैन रिएक्ट, जो कि प्योर है वही रिएक्ट करेगा। तो कितना मास CO3 का रिएक्ट कर सकता है? 300 kg का सिर्फ 30%। समझ रहे बात? तो टेक्निकली बेटा वो बना सिर्फ 90 kg। तो वो 300 kg आपको ऐसे ही दे रखा है, इसमें से रिएक्ट सिर्फ कितना कर रहा होगा? 90 kg। ठीक है, तो अब अगर 1 मोल है तो ये 1 मोल प्रोड्यूस होता है। 1 मोल का मतलब होता है बेटा 100 ग्राम CaCO3। इसका मोलर मास 100 आएगा, देखो 40 12 48। तो 100 ग्राम CaCO3 जो है वो 1 मोल ऑफ CO2 गैस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है STP पे। बट मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो 1 मोल का मतलब कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 22.4 लीटर STP पे जो है प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब 100 ग्राम CaCO3 रिएक्ट करके देगा मुझे 22.4 लीटर ऑफ CO2। पर अभी कितना रिएक्ट कर रहा है? एक्चुअली में 90 kg रिएक्ट कर रहा है। 90 kg, तो 90 × 10⁻³ ग्राम CaCO3 का जो है बच्चे रिएक्ट कर रहा। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड लगाओ तो कितना वॉल्यूम बनेगा? 22.4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 90 इंटू 10⁻³। तो ये हमारे यहाँ से गया, तो ये बना 22.4 इंटू 900 लीटर्स ऑफ CO2। समझ रहे हैं? तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब ये होता है आपको जितना मास दे दिया गया आप उतना मास रिएक्ट ना कराएं, जितना भी आपको मास दिया गया है उसका उतना परसेंट निकाल ले, जितना आपका परसेंटेज प्योरिटी है उतना ही प्योर होगा और उतना ही रिएक्ट करेगा। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? बात क्लियर हुई? देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं। आपको बस अपने इन क्वेश्चंस को हिंदी में जो है अपने आप को समझाना है एंड देन यू विल गेट टू नो कि हम क्या बोल रहे हैं। क्लियर हुई बात? चलिए एक कदम और आगे चलते, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और बदलती हूँ मैं।
सारे वेरिएंट जैसे भी हो सकता है बेटा कवर करा दिए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हर तरीके के वेरिएंट मैं क्लास में कवर कराऊंगी आप लोगों को। थोड़ा बदलते हैं इस सवाल को, ठीक है। मैंने पूछा कि आप निकालिए लेट्स से CaCO3 इज डीकम्पोज्ड टू गिव 88 ग्राम ऑफ CO2, कैलकुलेट mass of impure CaCO3 if percentage purity of CaCO3 is 30%. What do you mean by this question? अब इस केस में और इस केस में फर्क क्या है? इस केस में रिएक्टेंट का मास गिवन था, परसेंटेज प्योरिटी गिवन थी और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी थी। यहाँ उल्टा है। इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनेंगे, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है, परसेंटेज प्योरिटी गिवन है और CaCO3 का इनिशियल मास जो इम्प्योर मास है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे निकाला जाएगा? तो सबसे पहले लेट्स एज्यूम कि जो इम्प्योर मास है वो x ग्राम है, मैंने एज्यूम करा है ना, तो मतलब x ग्राम पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, x ग्राम का सिर्फ 30% ही रिएक्ट किया होगा। तो मैं अगर निकालूं मास ऑफ CaCO3 जो रिएक्ट किया होगा वो होगा x ग्राम का 30%, क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी तो उतनी है ना। तो मोल्स ऑफ CaCO3 जो रिएक्ट करे होंगे वो कितने होंगे? गिवन मास बाय मोलर मास कर दीजिए, मोलर मास उसका 100 ही होता है, तो टेक्निकली वो रिएक्ट जो करे हैं वो 30x बाय 100 इंटू 100, इतना मोल्स उसके रिएक्ट करें। तो अगर एक मोल CaCO3 का होता है बेटा तो वो एक ही मोल CO2 का प्रोड्यूस करता है, हाँ या ना। तो मैं बोल सकती हूँ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितने होंगे, ये मुझे निकालना है भाई। अगर इतने मोल्स रिएक्ट करें तो इतने ही मोल CO2 के बनेंगे ना, क्योंकि 1:1 का रेशियो है, तो मोल्स जो बनेंगे वो भी इतने ही होंगे। बात क्लियर हुई? तो जो मोल्स बनेंगे वो भी CO2 के इतने बनेंगे, बट CO2 का मास अपन को ऑलरेडी 88 ग्राम दे रखा है, मतलब एक्चुअली में 88 ग्राम बन रहा है। मतलब अगर मैं मोल्स ऑफ CO2 निकालूं तो मैं 88 ग्राम को अगर मोलर मास 44 से डिवाइड करूं तो 2 मोल्स आएगा, मतलब टेक्निकली इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2, है ना। तो x का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू क्या हुआ? 2 इंटू 100 इंटू 100 बाय 30। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो मास ऑफ इम्प्योर जो निकला वो कैसे निकला, ध्यान देखिए, ये x क्या है, कैसे निकला, ध्यान देना यहाँ पे बहुत ध्यान से। 2 बाय इंटू 100 इंटू 100 बाय 30, यही है ना। ये क्या है जरा देखिए, 100 बाय 30 और ये चीज 200 है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज ये x ग्राम है तो x ग्राम जो होना चाहिए वो 100 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। समझ रहे हो क्यों मैं क्या बोल रही हूँ? सुनो, 100 भी क्या, इनफैक्ट 200 ग्राम से जो है वो वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको 2 मोल्स यहाँ प्रोड्यूस कराने। अगर ये पूरा प्योर होता तो पूरा रिएक्ट करता, मतलब परसेंटेज प्योरिटी कितनी हो जाती है उसकी बेटा? परसेंटेज प्योरिटी उसकी 100 होती। तो अगर ये 2 मोल है बना है तो इसका मतलब ऑब्वियसली 2 मोल्स होना चाहिए, हाँ या ना। अगर 2 मोल्स तब होता जब पूरा रिएक्ट कर रहा होता, तो अगर 2 मोल्स ये होता तो इसका मतलब ये 200 ग्राम होता, पर अभी मुझे ये 200 ग्राम से ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि 200 ग्राम तो मुझे सिर्फ रिएक्ट कराना और कुछ बचाना भी है इसका, क्योंकि ये इम्प्योर सैंपल है और जो बचाना है वो एक्चुअली 70% बचाना है, क्योंकि 30% तो रिएक्ट कर रहा है ना खाली। समझ रहे? तो टेक्निकली आप इतना समझो कि अगर लेट्स से आपको ये इम्प्योर मास गिवन होता तो आप इसका 30% ले लेते और मुझे बता देते कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है। जबकि जब आपको प्रोडक्ट दे रखा होता है तो आपको क्या करना होता है कि जब आपको प्रोडक्ट दे रखा है उस प्रोडक्ट से
जितना ये बनना चाहिए था वो निकालिए और उसको परसेंटेज प्योरिटी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिए, मतलब नॉट 30/100 इंटू 100/30। तो टेक्निकली मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मेरे को परसेंटेज प्योरिटी P दे रखा है, मुझे रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है और प्रोडक्ट की निकालनी है, तो मैं निकाल सकती हूँ कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो कैसे निकलेगा, जितना एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है उसका 30% करके, है ना, क्यों, जितना एक्सपेक्टेड है उसका 30% करके। बट अगर मुझे परसेंटेज P दे रखा है पर मुझे रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन निकालनी है और प्रोडक्ट की दे रखी है, मतलब उल्टा काम कर रखा है, प्रोडक्ट की दे रखी है, समझ रहे हैं, इट इज गिवन, तो आपको रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो होगा एक्सपेक्टेड अमाउंट इनटू 100 बाय परसेंटेज प्योरिटी, मतलब 30 ना करके P लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, परसेंटेज प्योरिटी, समझ रहे हैं। तो आप इसे याद मत करिए, आप इसे बस टेक्निकली समझिए जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपको कभी भी, जैसे इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है, रिएक्टेंट का दे रखा और परसेंटेज प्योरिटी दे रखी है, तो प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे निकलेगा, अगर आपका 300 kg है लेट्स से, तो 300 इंटू 10⁻3, मतलब टेक्निकली जो ये 10⁻3 इंटू 3 मोल्स है ना, इसको 100 से अगर मैं डिवाइड करूंगी तो ये बन जाएगा ना 3 इंटू 10⁻3 मोल्स। तो CO2 के भी कितने बने चाहिए, 3 इंटू 10⁻3 मोल्स, लेकिन उतने नहीं बनेंगे क्योंकि प्रोडक्ट का मुझे निकालना है परसेंटेज प्योरिटी, तो उसको 3 इंटू 10⁻3 को मैं 30/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आ जाएगा, समझ रहे। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ कि प्रोडक्ट दे रखा है, मुझे रिएक्टेंट निकालना है, तो आप क्या करो, जो भी एक्सपेक्टेड रिएक्टेंट बन रहा है उसको 100 बाय परसेंटेज प्योरिटी से मल्टीप्लाई करो, ना कि परसेंटेज प्योरिटी बाय 100। तो रेसिप्रोकल आप लोगों को जो है करना पड़ता है। आपको बात समझ आई यहाँ तक कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से परसेंटेज प्योरिटी का सवाल देके आपको क्वेश्चन जो है घुमा सकते हैं। अब एक चीज और हम आगे करते हैं, दैट इज परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड क्या है बच्चा, वो निकालते हैं। परसेंटेज यील्ड होता है एक्चुअल अमाउंट विच इज फॉर्म्ड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड अमाउंट इनटू 100। तो परसेंटेज यील्ड अगर किसी रिएक्शन का 30% है, मतलब जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उसका 30% बना। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एक है बचा परसेंटेज प्योरिटी, एक है परसेंटेज यील्ड, इन दोनों को समझिए। परसेंटेज प्योरिटी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में होती है कि जितना रिएक्ट करना चाहिए था उतना नहीं करा, उसका कुछ परसेंट रिएक्ट किया, और परसेंटेज यील्ड होती है कि जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उतना नहीं बना, उसका कुछ परसेंटेज बना, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड हमेशा प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में होती है और परसेंटेज प्योरिटी हमेशा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में होती है। हालांकि बात दोनों सेम कर रहे होते हैं कि जितना बनना चाहिए या जितना रिएक्ट करना चाहिए उतना नहीं किया, बट जितना रिएक्ट करना चाहिए उतना नहीं किया तो प्योरिटी, जितना बनना चाहिए उतना नहीं बना तो यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड होती है कि जितना बना डिवाइडेड बाय आपने जितना एक्सपेक्ट किया था इनटू 100, दैट इज व्हाट इज परसेंटेज यील्ड। तो अगर मैं कहती हूँ किसी भी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड 100 है, मतलब उतना ही बन रहा है जितना अपन ने एक्सपेक्ट किया, और अगर मैं बोल रही हूँ परसेंटेज यील्ड 30% है, तो मतलब ये है कि जितना बनना चाहिए, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया उसका सिर्फ कितना बनेगा, 30%। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो अब इसी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी दोनों साथ में ले आए तो कैसे होगा। देखिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है मेरे पास, ध्यान से समझेंगे एक बार, कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करा दिया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो मुझे मिल रहा है बेटा वो 88 ग्राम है। कैलकुलेट मास ऑफ impure sample of CaCO3 when percentage purity of calcium carbonate is 30% and reaction
यील्ड इज 60%। ठीक है, तो मतलब मैं परसेंटेज यील्ड भी साथ में लेकर आई हूँ और परसेंटेज प्योरिटी भी लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक क्वेश्चन में खाली यील्ड का भी आपको करा देती हूँ, परसेंटेज यील्ड का। ध्यान से देखिए, शॉर्ट ही क्वेश्चन रहेगा हमारा। लेट्स से यही रिएक्शन हम लोग जो है ले लेते हैं, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इस रिएक्शन में मैंने आपको यहाँ दे दिया 200 ग्राम। मैं आपसे पूछ रही हूँ कैल्शियम ऑक्साइड का आप मुझे मास बताइए व्हेन परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन है 60%। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप सबसे पहले ये निकालिए कि CaCO3 के मोल्स कितने हैं। CaCO3 के मोल्स 2 मोल्स हैं, तो अगर ये 1 मोल होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड भी कितना बनता है, 1 मोल। तो कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स भी कितने बनने चाहिए, 1 मोल। तो अगर ये 2 है तो ये भी कितना बनना चाहिए, 2 मोल्स। तो एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड मास CaO का जो बनना चाहिए वो है 2 मोल्स इंटू CaO का मोलर मास, जो कि होगा 40 इंटू 16 मतलब 56 ग्राम, है ना। तो ये एक्सपेक्टेड मास है जो बनना चाहिए था, लेकिन ये मास तब बनता ओनली व्हेन 100% यील्ड होती। ये तो मास तब बनता कि ये तो वो पूरा वाला है ना, ये तो तब बनता जब रिएक्शन यील्ड क्या होती, 100%। बट अभी रिएक्शन यील्ड कितनी है, 60। तो मतलब अगर 60% यील्ड है तो एक्चुअल अमाउंट कितना बन रहा है वो मुझे निकालना है। एक्सपेक्टेड कितना है, 2 इंटू 56 इंटू 100 कर देते हैं। तो एक्चुअल मास जो इसका फॉर्म होगा CaO का, वो एक्चुअली होगा 2 इंटू 56 का 60%। देखो यही नहीं किया हमने, ठीक है। दैट्स हाउ वी डू परसेंटेज यील्ड। नाउ हेयर वी हैव परसेंटेज यील्ड ऑल्सो एंड परसेंटेज प्योरिटी ऑल्सो। तो हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, ठीक। आप लोग बेटा एक बार वीडियो पॉज करके जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके जब ट्राई कर ले फिर वीडियो ऑन करके इसका सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। मैं अब इसका सोल्यूशन जो है आपको सॉल्व करा रही हूँ, बट आप एक बार जरूर खुद से ट्राई करिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। क्लियर होगी बात। परसेंटेज यील्ड खाली यूज करना आता है हमें, परसेंटेज प्योरिटी हमें खाली यूज करना आता है। अब देखते हैं यील्ड और प्योरिटी दोनों साथ में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब अगेन मैं यहाँ पर इस सवाल में करने के लिए मैं मान लेती हूँ x ग्राम CaCO3 का इम्प्योर है, मतलब ये पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा होगा, इसका कुछ परसेंट रिएक्ट कर रहा होगा, लेट्स से वो x ग्राम है, ठीक है। तो अगर इसका इतना ग्राम इम्प्योर है तो कैल्शियम कार्बोनेट के इनिशियल मोल्स कितने होंगे, x/100। बट ये पूरे रिएक्ट नहीं करे होंगे इसके, है ना। इसका सिर्फ कितना रिएक्ट कर रहा होगा, 30% ही रिएक्ट कर रहा होगा, क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, 30। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स जो कि रिएक्ट कर रहे हैं वो है x के 30% ही रिएक्ट करेंगे, है ना। तो अगर ये मोल्स सारे, जितने मोल्स ये सारे के सारे अगर रिएक्ट करते, तो इफ ये सारे के सारे रिएक्ट करते तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स जो बनते, अगर 100% यील्ड होती तो वो इतने ही बनते। क्यों बेटा, इतने क्यों बनते, क्योंकि अगर इसका 1 मोल होता है तो इसका 1 मोल बनता है, तो इसके जितने मोल्स रिएक्ट करेंगे उसके उतने ही मोल्स बनेंगे ना, हाँ है ना। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट के इतने मोल्स रिएक्ट करे और मैं मान रही हूँ, एज्यूम कर रही हूँ कि रिएक्शन की यील्ड 100% है, तो इतने ही मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी बनते। बट अभी मेरे रिएक्शन की यील्ड 100% नहीं है, मेरे रिएक्शन की यील्ड 60% है। तो इसका मतलब ये अगर मैं बोलूँ 60% है तो यूनिटरी मेथड से भी कर सकती हूँ कि अगर 100% यील्ड होती तो कितने मोल्स रिएक्ट कर CO2 के बनते, इतने मोल्स CO2 के फॉर्म होते। बट अभी मेरी रिएक्शन की यील्ड 60% है, इसका मतलब ये हुआ 30/100 इंटू 1/100 इंटू 60। तो मतलब इसके इतने ही मोल्स जो हैं बेटा मेरे फॉर्म होंगे, तो इतने मोल्स CO2 के फॉर्म होंगे अगर रिएक्शन की यील्ड 60% है। तो बोलो बात समझ आई, नहीं तो ऐसे समझ लो फॉर्मूले वाइज जो मैंने फॉर्मूला लिखा था कि अगर 100% यील्ड है तो इतने मोल CO2 के बन रहे हैं, मतलब मास ऑफ CO2 अगर 100% यील्ड होती, मतलब एक्चुअल मास या सॉरी एक्सपेक्टेड मास, तो वो कितना होता, जो भी मोल्स है इनटू क्या कर देते मोलर मास विच इज 44। तो मोल्स है ये, तो
तो इतना मास इसका एक्चुअल होता है, पर परसेंटेज यील्ड 60 है, तो एक्सपेक्टेड मास मैंने लेट्स से n डैश मान लिया, और ये हमारा क्या है एक्चुअल मास। पर बेटा बन कितना रहा है ऊपर देखिए, इसने तो बता रखा है कि 88 ग्राम बन रहा है, तो एक्चुअल मास 88 है, इसको इंटू 100 कर दीजिए। तो देखिए x का वैल्यू क्या आएगा, x बाई 100 इंटू 30 बाई 100 इंटू 60 बाई 100 इंटू 44 हमारा किसके बराबर होगा, 88 के बराबर। और यहाँ से आप सॉल्व करके क्या निकाल सकते हो, x। यही चीज़ आती है अगर आप यूनिटरी मेथड से करते। अगर 60% यील्ड होता तो इतना मोल CO2 का बनता, तो मास CO2 का फॉर्म कितना होता, इसको इंटू 44 कर देते, ठीक। पर ये बन कितना आ रहा है क्वेश्चन में, गिवन कितना है 88, तो ये हो गया 2, और इसको रिलेट करके मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, x। तो चाहे आप यूनिटरी मेथड से निकाले, चाहे आप फॉर्मूले वाइज निकाले, परसेंटेज यील्ड का बात एक ही पड़ती है ना। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप उसको देख लीजिए, ये 44 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से x का वैल्यू देखिए क्या आएगा, तो ये हो गया 2, तो x इंटू 30 बाई 100 इंटू 60 बाई 100, ये भी 100 है, इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा वैल्यू गया, ये कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 18। तो x का वैल्यू होगा हमारा 2 के बाद 4 0, मतलब 20,000 बाई 18। इतना ग्राम इम्प्योर सैंपल आपको CaCO3 का लेना पड़ेगा, तब जाके उसका अगर मैं 30% करूँ और रिएक्शन की यील्ड 60% करूं, तब जाके मेरा जो CO2 प्रोड्यूस होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 88 ग्राम्स। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इस तरीके से परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन क्लब करके भी जो है हमसे पूछे जा सकते। बात क्लियर होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। ये एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम लोग समझ रहे हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ KClO4 इज डन यूजिंग Cl2 एंड KOH। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में Cl2 और KOH को रिएक्ट करके हम KCl4 बना रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन वन स्टेप नहीं है, ये रिएक्शन 1 2 3 स्टेप में हो रही है। पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट करके KClO बना रहे हैं, KClO फिर फर्दर रिएक्ट करके KClO3 बना रहा है, KClO3 फिर फर्दर रिएक्ट करके बेटा क्या बना रहा है, KClO4 बना रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमें दे रखा है 142 ग्राम ऑफ Cl2, तो 142 ग्राम इसका हमें दे रखा है 142 ग्राम, और मुझे बोला जा रहा है कि आप KOH का जो है मास पता करिए। KOH एक्स्ट्रा आपको एक्सेस में दे रखा है, आपको KClO4 का मास पता करना है, तो इसका मास जो है बेटा हमें कैलकुलेट करना है। बात समझ आई। तो देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन को भी, हम टिपिकल मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन से ही जो है सॉल्व कर रहे हैं। अब इस सीक्वेंशियल रिएक्शन को स्टडी करिए। सबसे पहले मास ऑफ Cl2 आपको कितना दिया, 142 ग्राम, तो मोल्स ऑफ Cl2 कितने आ गए, 142 डिवाइडेड बाय मोलर मास 71, मतलब 2 मोल, ठीक है। पहले मैं सिंपल इस रिएक्शन को पढ़ूंगी तो मैं बोलूंगी अगर 1 मोल Cl2 का है बेटा, ये तो एक्सेस में है, तो वो जो है रिएक्ट करके मुझे 1 मोल KClO का देगा, हाँ या ना, यही बोले। पर मेरे पास Cl2 कितने हैं, मेरे पास Cl2 2 मोल है, तो अगर 2 मोल Cl2 होगा तो मुझे KClO भी कितना मिलेगा बेटा, 2 मोल KClO मिलेगा, ठीक। तो इस सवाल को देखिए, अगर मैं इसके 2 मोल से शुरुआत कर रही हूं तो मुझे KClO को भी पहले स्टेप में 2 मोल ही मिलेंगे, ठीक है ना। मैं इधर आती हूं, इधर स्टोशियोमेट्री कितनी है बेटा, 3। अब अगर 3 स्टोशियोमेट्री है, मतलब 3 मोल अगर KClO के हैं, तो वो रिएक्ट करके मुझे 1 मोल KClO3 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 1 मोल KClO3 प्रोड्यूस हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो आप एक चीज याद रखो बेटा, जो मैं ये लिख रही हूँ सबसे पहले, ये मैं विद रिस्पेक्ट टू द स्टोशियोमेट्री लिख रही हूँ, और ये मोल्स जो मुझे गिवन है ये गिवन मोल्स है, इनको आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो याद रखेंगे जो पहला है वो हमारा क्या होता है, जो स्टोशियोमेट्री से लिखा जाता है, और उसके हिसाब से जो गिवन होता है उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट कितना बनना है वो हम लोग निकालते हैं। तो 3 मोल KClO 1 मोल KClO3 दे रहा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू स्टोशियोमेट्री। बट अपने पास KClO कितना बना हुआ है, 2 मोल बने हुए हैं ना,
तो 2 मोल KClO जब रिएक्ट करेंगे तो KClO3 कितना देंगे, तो 3 मोल अगर एक दे रहा है तो 2 मोल कितना देगा, 1/3 इंटू 2 मोल देगा ना, तो 2/3 मोल KClO3 के बेटा मेरे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जब ये 2 मोल इधर जाएंगे तो यहाँ KClO3 के जो मोल्स बनेंगे वो बनेंगे 2/3 मोल्स, समझ रहे हैं। अब इस वाले रिएक्शन में देखो स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से अगर 4 मोल KClO3 के रिएक्ट करते हैं तो वो मुझे 3 मोल KClO4 देता है, ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्री बस मुझे बताती है कि किसका कितना मोल रिएक्ट कर रहे हैं, किसका कितना मोल बन रहा है, मतलब रेशियो ऑफ मोल्स विच आर रिएक्टेड एंड फॉर्म्ड, ये चीज मुझे बताती है, ठीक है। बट मेरे पास KClO3 कितने बने हुए हैं, 2/3 मोल्स। तो अगर ये मेरे पास 2/3 मोल्स KClO3 के होंगे तो KClO4 कितना बनेगा, 3/4 इंटू 2/3 मोल्स KClO4, that will become half mole of, बात समझ आए आपको। इस हिसाब से आपको जो है वर्क करना है। तो टेक्निकली मेरा जो निकल कर आया कंक्लूजन, वो कंक्लूजन ये निकल कर आया बेटा कि अगर आप 2 मोल Cl2 प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये आपके 2/3 मोल्स गए थे और इसने जो है फर्दर मुझे आधा मोल दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 मोल Cl2 ले रहे हो तो वो हाफ मोल KClO4 दे रहा है आफ्टर सीरीज ऑफ रिएक्शन, डू यू अंडरस्टैंड। तो अगर आपको मास ऑफ KClO4 निकालना है तो आप क्या करेंगे, हाफ मोल इनटू जो भी मोलर मास है KClO4 का उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर, डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इस हिसाब से हम जो है रिएक्शन को वर्क कर रहे हैं। लेकिन अब ये ध्यान रखिए बेटा, अभी तक मैंने आपको जो भी काम दिया, जो भी क्वेश्चंस कराए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि मेरा केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर मेरा केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है या बैलेंसिंग मेरी प्रॉपर नहीं है, मेरा आंसर 100% गलत आएगा। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। एक क्वेश्चन और चलते हैं और फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि इस बैलेंसिंग वाली थिंग को मैं कैसे रिमूव कर सकती हूँ। बात समझ आई। चलिए लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। चलिए बिफोर वी वाइंड अप टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व these 3 न्यूमेरिकल्स व्हिच आई हैव रिटन हियर। मैं एक एक करके तीनों न्यूमेरिकल्स को जो है यहाँ सॉल्व कराऊंगी। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल नंबर 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी बार पास्ट ईयर में जो है पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। तो सोल्यूशन 1 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, P and Q आर द 2 एलिमेंट्स जो कि 2 तरीके के कंपाउंड्स बना रहे हैं। एक है हमारा P2Q3 और एक है बेटा PQ2, ठीक। 0.15 मोल, अगर मैं दोनों का 0.15 मोल लेती हूँ तो P2Q3 जो है उसका मास 15.9 ग्राम आएगा और जो PQ2 है उसका 0.5 मोल लेती हूँ तो उसका मास 9.3 ग्राम आएगा। मुझे P और Q का एटॉमिक मासेस पता करने हैं, राइट। तो लेट्स अज्यूम कि कैपिटल P जो आपका एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट जो है वो स्मॉल p है और कैपिटल Q जो एलिमेंट है लेट्स से उसका ग्राम एटॉमिक मास, मतलब ये सब मैं ग्राम एटॉमिक मास ले रही हूँ, वो स्मॉल q है, ठीक है। तो अगर मैं P2Q3 की बात करूं, अगर इस कंपाउंड का 0.15 मोल अगर मैं इस कंपाउंड का लेती हूँ बेटा, तो मेरा सवाल कह रहा है कि उसका मास 15.9 ग्राम आएगा, है ना। तो 1 मोल का मास कितना आएगा ये पता कर लेते हैं। तो 1 मोल का मास आया बेटा 15.9 डिवाइडेड बाय 0.15 ग्राम्स, है ना। और हमेशा 1 मोल कंपाउंड का जो मास आता है वो उस कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास आता है। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। मतलब ये जो है दिस इज एक्चुअली ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मैं बोलूं मोलर मास ऑफ PQ23। और PQ23 का वैसे मोलर मास अगर निकाला जाए तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसका वैल्यू आ गया 15.9 by 0.15। तो this becomes my equation 1. Now if I come to the second one that is PQ2, तो इसके लिए भी सेम डेटा है मेरे पास। लेट्स से
0.15 मोल इसका जो मास है उसका मास है 9.3 ग्राम, है ना। तो 1 मोल का मास कितना आएगा बेटा, तो 1 मोल का मास हुआ 9.3 डिवाइडेड बाय 0.15, और जैसे ही मैं 1 मोल का मास निकालूंगी तो ये बन जाएगा मेरा मोलर मास किसका, ऑफ PQ2 का मोलर मास बना। तो इसका मतलब P प्लस 2 स्मॉल q का वैल्यू जो है वो है 9.3 डिवाइडेड बाय 0.15, ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन 2। ना मेरे पास दो अननोन्स है P और Q जो मुझे निकालने हैं, और दो इक्वेशंस मेरे पास है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके 0.1 और 0.2 को सॉल्व करके जो है P और Q की वैल्यू जो है निकाल सकते। बात समझ आए। तो ओवरऑल लॉजिक कि आपको जितने भी मोल्स का मास दे रखा है 1 मोल का मास निकाल लीजिए, क्योंकि 1 मोल का जो मास होता है हमेशा मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल जो है या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड जो है हमें देगा। बात समझ आए। तो एक सिंपल सा लॉजिक जो हमने लास्ट क्लास में किया था विच इज द बेसिक ऑफ मोल कांसेप्ट, उससे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल जो है हमारे पास सामने है। बात समझ आए। चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू कैन कैलकुलेट योर आंसर। सो दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग जो है एक नया कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, हालांकि वो नया नहीं है, सिंपल सा है, बट अब देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरे पास, सोल्यूशन 2 की मैं बात कर रही हूँ। मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 4% सल्फर है, मतलब 4% सल्फर का मैं बोल सकती हूँ कि अगर 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैं मास ले लूँ, मान लिया, तो उसके अंदर 4 ग्राम किसका होगा, सल्फर का। हाँ या यही माना जाएगा ना, यही है ना। अब मुझे बताना है उसका मिनिमम मोलर मास, समझ रहे हैं। तो सल्फर की बात करेंगे, अब इस कंपाउंड में कितने सल्फर है हमें नहीं पता, कितने कार्बन है हमें नहीं पता, लेकिन हमें कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास निकाला और मुझे सल्फर का मास गिवन है कि 100 ग्राम कंपाउंड में कितना ग्राम सल्फर होता है। तो मिनिमम मोलर मास निकालने के लिए अगर सल्फर है, ये बात तो श्योर है ना कि सल्फर है उसमें, क्योंकि 4% सल्फर है, तो मैं ये बोल सकती हूँ उस कंपाउंड में मिनिमम एटलीस्ट 1 सल्फर तो होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम तो कितने भी सल्फर हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 सल्फर तो उसके अंदर होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ मिनिमम कंडीशन पूछी है, तो लेट्स से मैं मान सकती हूँ ऑन द काउंट ऑफ मिनिमम कंडीशन दैट आई हैव 1 एटम ऑफ सल्फर जो है उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर 4 ग्राम सल्फर होता तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 100 ग्राम आता, है ना, है ना, क्योंकि ये दे रखा है मुझे, तो ये इतना ग्राम आता ऑर्गेनिक कंपाउंड का। बट अगर मेरे पास 1 सल्फर है, 1 मोल एटम है सल्फर का, 1 एटम की अगर मैं बात करूंगी तो मैं मास तो नहीं निकाल सकती 1 एटम का, तो AMU में हो जाएगा। तो एटलीस्ट मैं बात करूंगी 1 एटम से रिलेट करके 1 मोल ऑफ एटम की, ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम की। तो अगर 1 मोल ऑफ एटम, क्योंकि आप देख रहे हैं मास से सारी ग्राम्स में है ना, तो इसलिए ग्राम में मास लाने के लिए मोल्स की रिस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी। तो 1 मोल सल्फर एटम मैंने अज्यूम करा, तो उसका मास तो 32 ग्राम होता है। तो 32 ग्राम अगर सल्फर होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना आएगा, 100/4 × 32 ग्राम। नाउ दिस विल बिकम ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ऐसे मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, मैं आपको बोल सकती हूँ कि मेरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेट्स से वो कंटेन कर रहा है 3% ऑफ ऑक्सीजन, आप उसका मिनिमम मोलर मास बताइए। तो अब वही करेंगे कि अगर 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर 3 ग्राम ऑक्सीजन है, और मिनिमम के लिए आप एटलीस्ट मान लीजिए 1 मोल ऑक्सीजन आपके पास प्रेजेंट है। तो आप बोल दीजिए 3 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो 100 ग्राम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है OC, तो 1 मोल ऑक्सीजन आता है मतलब 16 ग्राम। तो 16 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को अगर 1 मोल एज्यूम कर ले उसके अंदर, तो उस रिस्पेक्ट से ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी का भी आप मिनिमम मोलर मास जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ आई। चलो, दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन 3 ये कह रहा है कि एक सैंपल है HB मतलब हेमोग्लोबिन,
हमारे पास इतना ग्राम सैंपल है हेमोग्लोबिन का, जिसका एनालिसिस किया गया तो उसके अंदर इतना ग्राम आयरन मिला, और हेमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के अंदर आयरन के 4 आयंस प्रेजेंट हैं, तो उसका मोलर मास मुझे पता करना है। ठीक है, तो इससे जरा थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे रिलेट हम इसे कर सकते हैं। जितना भी ग्राम आपने हेमोग्लोबिन का सैंपल लिया, उसके अंदर आयरन कितने प्रेजेंट हुए बेटा? 0.34 ग्राम आयरन है। इसका मतलब अगर 100 ग्राम हेमोग्लोबिन का सैंपल लिया जाता तो उसके अंदर 0.34 ग्राम, तो मास किसका आ जाता बेटा? आयरन का। है ना, यही मतलब हुआ ना। 0.34% ऑफ आयरन का मतलब कितना हुआ कि अगर आप 100 ग्राम हेमोग्लोबिन ले रहे हो तो इसके अंदर 0.34 ग्राम आयरन का प्रेजेंट है, पर मैंने हेमोग्लोबिन का सैंपल कितना लिया? 0.534। तो 0.534 ग्राम अगर मैं हेमोग्लोबिन लूँ तो उसके अंदर आयरन कितना होगा? 0.34 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.534 ग्राम आयरन का। तो टेक्निकली इतने में इतना ग्राम मेरे पास आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन का जो है उसके अंदर 4 Fe+2 आयंस है, तो अगर मैं इसको 1 मोल एज्यूम कर लूं कि 1 मोल अगर मेरे पास हेमोग्लोबिन है तो उसके अंदर आयरन कितने हो जाने चाहिए बेटा? 4 × 56 ग्राम आयरन का हो जाना चाहिए। हाँ या ना बोलो। मैंने क्या किया है, 1 मोल के अंदर जो है 4 मोल होंगे, है ना। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 आयंस है तो 1 मोल के अंदर 4 मोल होंगे, और 1 मोल का मास 56 ग्राम होगा, तो 4 मोल का मास इतना हो गया। तो अगर 1 मोल हेमोग्लोबिन है तो उसके अंदर इतने ग्राम मेरे क्या होंगे बेटा? आयरन होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर उल्टा बोला जाए कि 4 × 56 ग्राम आयरन अगर किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उस कंपाउंड जो है वो कंपाउंड जो होगा, मतलब जो हेमोग्लोबिन होगा, तो वो 1 मोल बन जाएगा, और 1 मोल हेमोग्लोबिन का जो मास होता है वो होगा मोलर मास। है ना, यही होगा। तो जरा एक बात सोचो, इधर के हिसाब से मैं देखती हूँ कि मेरे पास आयरन जो है, मेरे पास 0.534 ग्राम हेमोग्लोबिन में कितना आयरन प्रेजेंट है बेटा? इतना आयरन प्रेजेंट है। तो अगर 0.34 बाय 100 इंटू 0.534 ग्राम अगर मैं आयरन लेती हूँ तो हेमोग्लोबिन का मास है इतना, तो ये है हेमोग्लोबिन का मास। बट एनी हाउ अगर इसके अंदर इतना ग्राम आयरन के आयंस हो जाएं तो यहाँ मास कितना आएगा? 0.534 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.534 इंटू 4 × 56 ग्राम आयरन हेमोग्लोबिन आया ना। यूनिटरी मेथड किया मैंने, इस वैल्यू को इस पूरे से डिवाइड किया और इससे मल्टीप्लाई किया, तो इवेंचुअली देखिए ये क्या बना? 4 × 56 डिवाइडेड इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.34, तो इतना ग्राम हेमोग्लोबिन आया। और ये इतना ग्राम हेमोग्लोबिन जो है वो करस्पॉन्ड करेगा 1 मोल हेमोग्लोबिन को। हाँ या ना, क्योंकि मैंने अभी लिखा है कि जब इतने ग्राम आयरन हो जाएंगे तो 1 मोल हेमोग्लोबिन होगा, मतलब ये जो है 1 मोल हेमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब टेक्निकली यही जो है मेरा क्या बन गया? मोलर मास हेमोग्लोबिन का बन गया। समझे बात को? काफी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ट्रिक के साथ है, तो आपको समझना पड़ेगा इसे कि अगर इतना ग्राम आपने सैंपल लिया हेमोग्लोबिन का तो उसमें पहले निकाल लो कितने आयरन है, और फिर ये पता करो कि आपको, क्योंकि दे रखा है कि एक मॉलिक्यूल में 4 आयरन है, तो 1 मोल में कितने आयरन हुए? 4 मोल आयरन के हुए। 4 मोल आयरन मतलब कितना मास हुआ? 4 × 56 ग्राम मास हुआ। तो 4 × 56 ग्राम अगर आयरन होंगे तो टेक्निकली 1 मोल हेमोग्लोबिन है। और आपके पास कितने आयरन है? जितने आयरन है, हेमोग्लोबिन का मास पता है, तो 1 मोल के लिए निकाल लिया, और 1 मोल के लिए जो भी मास आता है वो हमेशा मोलर मास आता है। तो यही मेरा क्या बन गया? मोलर मास हेमोग्लोबिन का। बेटा बात समझ आई? तो इस हिसाब से जो है मोलर मासेस को लेके 1 मोल का जो मास होता है मोलर मास, जो बहुत सिंपल सी चीज़ लगती है, हमें लगता है यार ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उससे कितनी बार ट्रिकी न्यूमेरिकल्स हमारे पास बनकर आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक सॉल्व करिए। हमने स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन सीखा, कुछ न्यूमेरिकल सीखे, एम्पिरिकल फॉर्मूला सीखा आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास को मैं ऐसे लेके जाऊंगी कि नेक्स्ट क्लास में आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपको रिएक्शन को बैलेंस ही नहीं करना पड़ेगा। जो बैलेंसिंग में आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। बात समझ आई? चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में